हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने यूनिट 2 का शुरुआत कर दिया था, हमने पिछले वीडियो में क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। अब ये जो 3 बच रहे हैं ना, इंटरेस्ट, लर्निंग प्रेफरेंस और डिजेबिलिटीज़, इसमें ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पीवाईक्यू चेक करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको डिजेबिलिटी के रिलेटेड देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा वेटेज अगर इन तीनों में से है ना, इंटरेस्ट और लर्निंग प्रेफरेंस और जो ये डिजेबिलिटी, इनमें से ये डिजेबिलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो हम तीनों को कवर करेंगे, लेकिन पहले हम ये थोड़ा सीक्वेंस को थोड़ा इधर से शुरुआत करेंगे। डिजेबिलिटी पहले पढ़ेंगे, फिर इंटरेस्ट, फिर लर्निंग प्रेफरेंस। ठीक है, तो चलो। तो बच्चों पहले हम देखते हैं डिजेबिलिटी के बारे में। डिजेबिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू इनएबिलिटी, ये याद रखना। डिजेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान जो है वो या बच्चा कोई है वो मतलब वो एबल नहीं है कुछ करने के लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो इनएबिलिटी यानी कि वो इनएबल नहीं है, वो क्या है, वो है डिफरेंटली एबल। ठीक है, तो चलो वो क्या है, डिफरेंटली एबल, ये याद करो। डिजेबिलिटी का मतलब है वो पर्सन या फिर वो जो स्टूडेंट है वो डिफरेंटली एबल है। ठीक है, डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली एबल, समझ गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इट ओनली मीन्स द लर्नर नीड स्पेशल सपोर्ट एंड टीचिंग मेथड। अगर हम उसको थोड़ा सा स्पेशल सपोर्ट देंगे और टीचिंग मेथड देंगे, कुछ डिफरेंट टीचिंग मेथड उनके लिए हम लाएंगे, तो बच्चा जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है और बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है और अपने करियर में ना वो बहुत सारे मतलब उसका वो अचीव कर सकता है वो सब चीज़ें जो वो चाहता हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेशल सपोर्ट चाहिए और अच्छा टीचिंग मेथड, कुछ डिफरेंट थोड़ा सा हट के है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर सम लर्नर्स फेस डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग। जैसे कुछ लर्नर होते हैं वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और परफॉर्मिंग टास्क कुछ करने के लिए भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, व्हिच आर कॉल्ड द डिजेबिलिटीज़। उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली डिजेबिलिटीज़। ठीक है, मतलब कोई लर्नर है उसको कोई सीखने के लिए दिक्कत हो रही है, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए दिक्कत हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिजेबिलिटीज़ बोलेंगे। जो दिक्कत हो रही है ना उसको, वो जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको क्या बोला जाएगा, डिजेबिलिटीज़। अब ये डिजेबिलिटीज़ फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है या फिर लर्निंग के दौरान भी हो सकता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये लिमिट करता है, ये जो कंडीशन है ना डिजेबिलिटी कंडीशन, ये लिमिट करता है लर्नर का एबिलिटी। क्या लिमिट करता है, लर्नर का एबिलिटी। जो लर्नर सीखना चाहता है उसके सीखने में एक बाधा की तरह आता है और ये उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें सीख ना पाए, बहुत सारी चीज़ों से उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन अगर हम सपोर्ट दिखाए उसको है ना, और उसको हमारा टीचिंग मेथड को थोड़ा सुधार ले वो, या फिर थोड़ा हट के कुछ करे, तो वो सीख भी सकता है और बेहतर तरीके से अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें रहेगी वो पूरा एकदम आराम से हम देखेंगे। पहले तुम ये जो टाइप्स है डिजेबिलिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ध्यान से सुनो, है ना। आराम से सुनोगे और क्लास के दौरान थोड़ा बहुत लिखते जाओगे तो याद रह जाएगा। अब देखो मैं ऊपर क्या बताया, मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मैंने बताया डिजेबिलिटीज़, डिजेबिलिटी यानी क्या है, डिजेबिलिटी इनएबिलिटी नहीं है, डिफरेंटली एबल है ना। फिर इट ओनली मीन्स द लर्नर नीड, अगर हम थोड़ा सा स्पेशल सपोर्ट देंगे, कोई टीचर है वो स्पेशल सपोर्ट देगा और थोड़ा अपना टीचिंग जो मेथड है उसको थोड़ा सा और सुधार लेगा, तो क्या होता है, जो लर्नर होता है वो आराम से सीख सकता है जो चाहता है वो सीखने के लिए। और फिर सम लर्नर्स फेस डिफिकल्टी, वो जो डिफ़िकल्टी जो फेस करता है उसी को बोला जाएगा डिजेबिलिटीज़। वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, लर्निंग के दौरान भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कंडीशन दैट लिमिट द लर्नर एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज़ इन ए नॉर्मल वे, ये उसका डेफिनेशन है। दोनों ये डेफिनेशन है, तुम याद कर सकते हो। वैसे डेफिनेशन से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, फिर भी मैंने लिख रखा है, देख लेना एक बार, बस पढ़ लो। ठीक है, हो गया। अब नीचे चलते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। देखो टाइप्स में क्या है, पहले विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब देखने के दौरान कुछ अगर दिक्कत हो रहा है। हियरिंग यानी सुनने में। इंटेलेक्चुअल जैसे सोचने समझने में बहुत सारे होता है ना, ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग करना, बहुत आईक्यू का रिक्वायरमेंट होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, है ना। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी राइटिंग, रीडिंग और मैथमेटिक्स के दौरान कोई अगर दिक्कत हो रहा है, किसी को अटेंशन के दौरान कोई दिक्कत हो रहा है, कोई अटेंशन नहीं रह रहा है पढ़ाई में। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत सारे होते हैं जो कि चलने में दिक्कत होता है बहुतों को, है ना। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये भी बहुत सारे बच्चों को होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन उनका ख़राब होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते वो बच्चे, इसे बोला जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। क्यों इसको देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रॉब्ली इसी से आएगा, तो इसको अच्छे से देख लेंगे। बाकी इसको भी थोड़ा थोड़ा सुन लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा अगर आना होगा। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा शायद।
लर्निंग डिजेबिलिटीज़। देखो लर्निंग डिजेबिलिटीज़ क्या होता है, ए स्टूडेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल। कोई भी एकेडमिक स्किल में अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, मैथमेटिक्स सीखने में दिक्कत हो रहा है, स्पेलिंग लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लर्निंग डिजेबिलिटी। क्या बोलेंगे, लर्निंग डिजेबिलिटी। मेरे साथ बोलो, लर्निंग डिजेबिलिटी। लर्निंग डिजेबिलिटी में कौन कौन सी दिक्कत होता है, रीडिंग में दिक्कत होता है, राइटिंग में, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह में, और स्पेलिंग में दिक्कत होता है। इवन दो दे हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, उनका इंटेलिजेंस नॉर्मल या एवरेज ही होता है, लेकिन उनको ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स और स्पेलिंग, ये सब सीखने में, ये सब करने में बहुत ज़्यादा उनको क्या होता है, डिफ़िकल्टी होता है। फिर हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला उनका इंटेलिजेंस नॉर्मल या एवरेज ही होता है। बाकी कितने प्रकार के होते हैं जनरली, वो देखो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से ना ये पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। चलो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि देखो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिजेबिलिटीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या है कि पहले आएगा डिसलेक्सिया। ये अभी जितना बोलूँगा ना 3-4 ये नाम याद कर लेना आराम से, पूरा एकदम, अगर एक बार सुन लोगे तो याद रह जाएगा और इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। मैं ये तो मतलब चांसेस है। ये जो वीडियो है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मैंने इसी स्टार्टिंग वाले पोर्शन में रखा है, ताकि तुम अगर स्टार्टिंग में तुम्हारा अटेंशन हाई रहता है तो इसे ये याद रहे तुम्हें। बाकी सब चीज़ें भी बता दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे पहले रखा हूँ। देखो डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, रीडिंग में दिक्कत होगा या अंडरस्टैंडिंग में। जैसे कोई बच्चा है वो बी को डी रीड कर रहा है, ठीक है। तुम तारे ज़मीन पर मूवी देखे होगे, उधर ईशान नाम का एक लड़का रहता है जी, जो कि उसको जैसे मैडम बोलती है ना कि बी, तो वो बी नहीं पढ़ता है, उसको बी को डी पढ़ता है। जब उसको मैडम बोलती है क्लास के दौरान कि ईशान तुम खड़े हो और जाकर कुछ बोलो, मतलब जो लिखा हुआ है ना, एक कॉपी उनका जो बुक होता है, बुक में बी को डी पढ़ने लग जाता है ईशान, ठीक है। तो ये बी को डी पढ़ता है, तो यही होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यही था शायद मूवी में। तो तारे ज़मीन पर मूवी में जो बच्चा था ईशान, उसको कौन सा मतलब डिजेबिलिटी था, लर्निंग डिजेबिलिटी, डिसलेक्सिया, ठीक है। कौन सा, डिसलेक्सिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे ज़मीन पर जो मूवी है उसमें ईशान को कौन सा डिजेबिलिटी था, डिसलेक्सिया। फिर वो जनरली स्लो रीड करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको पढ़ने में दिक्कत होता है। तो डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में दिक्कत है, डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में दिक्कत, रीडिंग और कौन सा, अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होता है, तो उसको बोला जाता है डिसलेक्सिया, ठीक है। और बी को जैसे डी रीड करेगा, स्लो रीड करेगा, ये सभी सिम्टम होता है उसका, डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग, लिखने में बहुत सारे डिफ़िकल्टी होता है, जैसे कि पोअर हैंड राइटिंग हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, है ना, डिस्ग्राफिया बोला जाता है। तो फिर से बोलो, स्पेलिंग अगर तुमको क्वेश्चन में दिया स्पेलिंग का दिक्कत हो रहा है, याद रखो स्पेलिंग का अगर दिक्कत हो बोल रहा है तो डिस्ग्राफिया होगा, लिख के रखो। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग तुमको राइटिंग याद हो जाएगा, राइटिंग में दिक्कत होगा तो डिस्ग्राफिया, रीडिंग में होगा तो डिसलेक्सिया, लेकिन स्पेलिंग अगर पूछा तो ये डिस्ग्राफिया होगा, ये तुमको याद रखना है। तो स्पेलिंग में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसे बोला जाएगा डिस्ग्राफिया, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, वो पोअर हैंड राइटिंग है किसी का, है ना, तो इसे बोला जाएगा डिस्ग्राफिया। अब नेक्स्ट डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन नंबर और कैलकुलेशन, नंबर में दिक्कत होना, कैलकुलेशन में दिक्कत होना, इसे बोला जाएगा डिसकैलकुलिया, यानी कि मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम जिसको होता है जिस बच्चे को। तो मैथ रिलेटेड प्रॉब्लम, मैथ प्रॉब्लम किसी को होता है जिसको मैथ मतलब मैथ फोबिया होता है ना बच्चों को, वो डिसकैलकुलिया की वजह से भी हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। तो उसमें नंबर देखते ही उसको बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, कैलकुलेशन देखते ही क्लास के दौरान उसको कुछ समझ नहीं आता है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड चीज़ें, यही बात है। कैन नॉट सॉल्व बेसिक मैथ, बेसिक मैथ भी वो सॉल्व नहीं कर पाता है, नंबर में कंफ्यूज हो जाता है वो बच्चा। तो मैंने अभी तक क्या बताया तुमको, पहले बताया मैंने डिसलेक्सिया, फिर डिस्ग्राफिया, फिर डिसकैलकुलिया। मैथ रिलेटेड, कैलकुलेशन रिलेटेड, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन में दिखने को मिला तो तुमको क्या उसको टिक करना है, डिसकैलकुलिया। अगर तुमको स्पेलिंग या राइटिंग मिला तो तुमको क्या टिक करना है, उसमें टिक करना है डिस्ग्राफिया। अगर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत हो रहा है तो उसे बोला जाएगा क्या, डिसलेक्सिया, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट, ये सब चीज़ें, मतलब किसी का अटेंशन में उतना ज़्यादा नहीं रह रहा है क्लास के दौरान, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये फुल फॉर्म पहले याद करो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। जैसे कि देखते ही इसे, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर, कोई बच्चा जो कि ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है ज़्यादा देर तक, तो ये कौन सा दिक्कत हो सकता है, ADHD। इसे याद करो, अटेंशन के रिलेटेड तुमको अगर देखने को मिला क्वेश्चन में, तुमको कौन सा टिक करना है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, याद कर लो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है बच्चा, समझ आ गया। चलो तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या,
ईजिली ये बच्चे क्या होता है ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका फोकस ही कम है, कंसंट्रेशन ही कम है, अटेंशन ही कम है, तो ये क्या हो जाएंगे ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब कैन नॉट सीट स्टिल, ये एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। ये जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ना, ये ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ ही नहीं पाएंगे। वही तो बात है ना, इनका अटेंशन नहीं रहता है, फोकस नहीं रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते ये लोग बिहेवियर। यही सब अगर पॉइंट्स तुमको दिखने को मिले एग्जाम में, उसका ये किसका होता है जनरली सिम्टम, या मतलब हम देख सकते हैं ये सब किस में होता है, कौन से बच्चे में, ADHD जिस बच्चे को हुआ है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो फिर से बता देता हूँ इसको, अटेंशन रिलेटेड, फोकस के रिलेटेड, और जैसे हो गया बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाना, क्लास के दौरान इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाना, कैन नॉट सिट स्टिल, ये सब अगर दिक्कत हो रहा है किसी को तो इसे बोला जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, कोज क्या होता है, ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है इसका पीछे रीजन क्या हो सकता है। पहली बात जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, जीन में अगर उसका कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम रहा होगा म्यूटेशन के दौरान, है ना, तो ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। फिर ब्रेन डेवलपमेंट रिलेटेड इशू भी हो सकता है। बच्चे का जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है ना, पहले महीने के दौरान उसका ब्रेन डेवलप होता है, जो मतलब हार्ट डेवलप होता है, तो फिर उसके बाद ब्रेन जो भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है एक बच्चे का पूरा, जो उस गेस्टेशन पीरियड के दौरान जो उसका डेवलपमेंट होता है बच्चे का ना, पहले महीने में जैसे हार्ट का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद ये ब्रेन वगैरह का डेवलपमेंट होता रहता है जब पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम पे अगर उसका कोई दिक्कत हो गया, कुछ ऐसे मतलब प्रॉब्लम हो गया, मतलब बीच में ही अंदर में ही अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन रहा होगा, तो उसे ब्रेन डेवलपमेंट इशू उसी की वजह से भी हो सकता है क्या, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, प्री नाटल और बर्थ कॉम्प्लिकेशन। प्री नाटल और बर्थ कॉम्प्लिकेशन किसे बोला जाएगा, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा था ना, पार्चुरेशन होता है बोला जाता है जनरली। जैसे कि मैंने ये बोला, जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसका ब्रेन डेवलप होता है, वो उस टाइम पे भी दिक्कत हो सकता है, या फिर जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे भी दिक्कत हो सकता है। दोनों केस, या तो जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है माँ के पेट में तब भी दिक्कत हो सकता है, या फिर जब बच्चा मतलब पैदा होता है ना उसके दौरान, वो जो प्रोसेस होता है पूरा पार्चुरेशन का, उसके दौरान भी क्या हो सकता है बच्चे में, हाँ वही डिसेबिलिटी हो सकता है, उसका कॉम्प्लिकेशन के दौरान भी डिसेबिलिटी हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटी। या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर भी मैटर करता है बहुत सारे केसेस में, वहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है कि जो कि ब्रेन मतलब रेडिएशन वगैरह हो गया, कोई किसी जगह पे अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है तो उसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, पहली बात बताया मैंने जेनेटिक जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा मैंने बताया जब बच्चा माँ के पेट में जब होता है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या फिर बच्चा जब पैदा होता है उसके दौरान भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से डिसेबिलिटी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन सब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम इन सब बच्चों के लिए कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे को पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए। ये बच्चे ना, इनको स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होता है, पर्टिकुलरली इनको एक कहते हैं ना एक टीचर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, पूरा इंडिविजुअलाइज उनको थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा हमको। इसको IEP बोला जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। और इनके लिए रेमेडियल क्लास रखना चाहिए, जैसे सब बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी इनके लिए थोड़ा मतलब सेपरेटली और एक बार इनको रेमेडियल क्लासेस, जैसे नवोदय वगैरह में होता है ना रेमेडियल क्लासेस, इनको फिर से थोड़ा सा पढ़ाना पड़ सकता है तुमको, है ना। इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए। फिर इससे क्या हो जाएगा, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इंक्लूसिव यानी सबको, समग्र, सबको लेकर हमको चलना है, इंक्लूसिव एजुकेशन ना, सबको लेकर चलना है। तो ये बच्चे भी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे और एकदम अच्छे से, बोलते हैं ना एजुकेशन के जो बेसिक एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, फॉर्म जो भी, वो एजुकेशन को एक्वायर कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेबिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल, फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो चलो शुरुआत करते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब विजुअल यानी देखने में दिक्कत होता है तो उसे बोला जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफिकल्टी इन सीइंग। उसी को बस इंग्लिश में लिखा है, डिफिकल्टी इन सीइंग, देखने में दिक्कत। कैन नॉट रीड, पढ़ नहीं सकता वो बच्चा। क्या पढ़ नहीं सकता, बोर्ड में जो लिखा हुआ होता है, बुक्स में जो लिखा हुआ होता है, विजुअल मटेरियल होता है, वो पढ़ नहीं सकता। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हियरिंग और टच के ऊपर। ठीक है, हियरिंग और टच के ऊपर डिपेंड कर सकता है, इसी से पढ़ाई कर सकता है, लेकिन देख नहीं सकता वो बच्चा। अब बहुत सारे मतलब इसमें ना विजुअल में आइदर वो प्योर पूरा एकदम बोलते हैं ना कि एकदम कम्प्लीटली ब्लाइंड हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ब्लाइंड हो सकता है। अगर कम्प्लीटली ब्लाइंड है तो फिर उस केस में तो ये वाला काम नहीं करेगा स्ट्रैटेजी कि उसको सीट फ्रंट में एकदम सामने बिठाओ या फिर पीछे बिठाओ। लेकिन अगर वो पार्शियली कहते हैं ना, उसको बस थोड़ा थोड़ा दिखने में दिक्कत होता है, तो उसको फ्रंट लाइन में बिठा सकते हो और उसको प्रॉपर, अगर रूम में लाइटिंग वगैरह रहेगा, लाइट वगैरह रहेगा, तो वो देख सकता है। ठीक है,
और उनके लिए और क्या कर सकता है टीचर चाहे तो, ब्रेली सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट याद कर लो, ब्रेली सिस्टम, और एक मेथड होता है लार्ज प्रिंट। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रेली सिस्टम और लार्ज प्रिंट, ब्रेली सिस्टम और लार्ज प्रिंट। ये जो 2 मेथड है, इसके दौरान वो टीचर क्या कर सकता है, वो बच्चों को पढ़ा सकता है जिनका विजुअल इम्पेयरमेंट है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ऑडियो मटेरियल भी यूज कर सकता है वो टीचर चाहे तो, ऑडियो मटेरियल के प्रोवाइड करके वो बच्चों को पढ़ा सकता है। फिर क्योंकि बच्चे का दिक्कत क्या हो रहा है, वो रिटन टेक्स्ट देख नहीं सकता, तो उसको ऑडियो से पढ़ाओ, ब्रेली सिस्टम टच करके, है ना। लार्ज प्रिंट ये वाला सिस्टम भी हो सकता है, सुन सकता है तो ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड करो। अगर मतलब थोड़ा बहुत ही दिखने में दिक्कत है तो फिर फ्रंट में बिठाओ, और रूम में लाइट वगैरह थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए, लाइटिंग का सिस्टम। नेक्स्ट, हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग में क्या है, हियरिंग में है, देखो उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इधर मार्क तो किया है, लेकिन हाँ ये मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखो कि डिफिकल्टी इन हियरिंग साउंड, सुनने में दिक्कत होता है उसको। स्पीच मतलब कोई भी साउंड हो, कोई कुछ बोल रहा है, स्पीच यानी कोई कुछ बोल रहा है तो सुनने में दिक्कत है उसे। प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंस्ट्रक्शन, कोई भी मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो वो सुनने में दिक्कत होगा उसको। ठीक है। फिर उसके बाद इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैं यूज हियरिंग एड लगाता है ना कान में, तो वो लगा सकता है, उससे वो सुन सकता है। फिर साइन लैंग्वेज से भी पढ़ सकता है चाहे तो, साइन लैंग्वेज तो देख तो सकता है ना, सुन नहीं सकता, बात अलग है। कोई गेस्चर कुछ कर रहा है उससे भी पढ़ सकता है, गेस्चर से पढ़ते हैं ना, गेस्चर यानी साइन लैंग्वेज। फिर उसके बाद रिटिन इंस्ट्रक्शन तो पढ़ सकता है चाहे तो। स्पीक क्लियरली व्हाइल फेसिंग स्टूडेंट्स, इसका टीचर क्या कर सकता है, ऐसे बच्चों जिनको बस थोड़ा थोड़ा मतलब सुनने में दिक्कत है, उनको क्या कर सकता है, पहले तो फ्रंट लाइन में बिठाए। दूसरा काम क्या कर सकता है कि वो टीचर चाहे तो थोड़ा सा क्लियरली और स्लो स्लो करके बोले, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रैंडमली स्पीडली बोले, एकदम आराम आराम से बोले, तो बच्चा भी मतलब समझ सकता है चीज़ों को, सुन सकता है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं बस उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, तो उनको सामने बिठाओ और आराम आराम से थोड़ा लाउडली बोलो, वो सुन सकता है। ठीक है। और चाहे तो तुम ये सब याद कर लो, गेस्चर वाला पॉइंट जैसे हो गया, साइन लैंग्वेज में पढ़ाओ, या फिर रिटिन इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो पढ़ सकता है शायद, ये वाला पॉइंट। ऐसे बच्चों को क्या कर सकते हो, जिनको हियरिंग में दिक्कत है, पहली बात उनको रिटिन तो आता होगा ना, जिसको हियरिंग में दिक्कत है उसको रिटिन तो आता होगा एटलीस्ट, या फिर वो देख सकता है तो क्या कर सकते हो उसको, गेस्चर यानी कि साइन लैंग्वेज, है ना, हैंड मूवमेंट हो गया और फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, इन सब से तो पढ़ा सकते हो ना। ठीक है। और क्या कर सकते हो, मैंने जो बता दिया उसको आके सामने बैठने के लिए बोलोगे, फिर तुम लाउडली और क्लियरली बच्चे को बोलोगे तो वो सुन सकता है शायद, अगर मतलब उतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है सुनने में, तो अगर कंप्लीटली उसको दिक्कत नहीं है सुनने में। फिर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की डिसेबिलिटी क्या होता है, उसका इंटेलिजेंस का लेवल कम होता है, यानी कि बहुत स्लो लर्न करता है, इंटेलिजेंस का लेवल कम होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी इंटेलिजेंस का लेवल कम होगा, बहुत स्लो लर्निंग उसका एबिलिटी रहेगा। डिफिकल्टी इन रीजनिंग और मैथ, ये सब चीज़ों में उसको दिक्कत होगा, मैथ वगैरह, मेमोरी वगैरह, रीजनिंग में इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ऐसे बच्चों को। ठीक है। फिर उसके बाद नीड रिपीटेड एक्सप्लेनेशन, इसको बार बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको कॉन्सेप्ट समझने में। मोर टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, इंटेलिजेंस में दिक्कत, यानी कि इंटेलिजेंस जो डिसेबिलिटी है, यानी कि उसका इंटेलिजेंस थोड़ा कम होगा बच्चे का, थोड़ा नहीं मतलब एक नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है उन बच्चों का, और बहुत स्लो लर्न करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको टाइम लगता है, और कोई भी कॉन्सेप्ट उनको समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, बार बार एक्सप्लेनेशन उनको रिक्वायरमेंट होता है। रीजनिंग और मेमोरी में उनको दिक्कत होता है, ये पॉइंट याद करो, रीजनिंग और मेमोरी में भी दिक्कत होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण। फिर नेक्स्ट, इसका टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओ, है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप पढ़ाते जाओ, ये मतलब आराम से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि स्टेप ओमिट करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये नहीं समझ पाएंगे वैसे केस में। फिर उसके बाद सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मत यूज करो, आराम आराम से जो नॉर्मल हमारे जो सिंपल लैंग्वेज होता है ना उसमें पढ़ाओगे तो ये बच्चे समझ जाएंगे। नेक्स्ट, गिव मोर टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये उतना मतलब इनको टाइम रिक्वायरमेंट होता है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और रिपीटेड एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए बच्चे को तो देना पड़ेगा तुमको, क्योंकि बच्चे को भी तो पढ़ाना है ना, तो रिपीटेटिव एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब तो हमने पढ़ लिया था, डिस्ग्राफिया, डिस्कालकुलिया, ADHD, ये रीजन भी बताया था मैंने। तो फिजिकल डिजेबिलिटी देखते हैं। फिजिकल डिजेबिलिटी यानी मूवमेंट में, मैंने बोला था मूवमेंट में दिक्कत होगा, फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत होगा, जैसे कि वॉकिंग हो गया, बच्चे को वॉकिंग में दिक्कत है, राइटिंग में भी दिक्कत होता है, बहुत सारे बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है ना, तो वही बॉडी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, राइटिंग, ये वाला पॉइंट याद करो, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग और राइटिंग।
और बॉडी पार्ट्स, जैसे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने में भी दिक्कत होता है, तो उस केस में क्या होगा, इसको बोला जाएगा फिजिकल डिजेबिलिटी। फिर से याद करो, वॉकिंग हो गया, फिजिकल मूवमेंट हो गया कुछ, और या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो गया, फिर राइटिंग हो गया, इन सब में अगर दिक्कत है। राइटिंग में दिक्कत यानी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लिख नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ उसको हैंड बहुत ज़्यादा ऐसे शेक करता है, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। राइटिंग में दिक्कत वो पूछेगा तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा, लेकिन उसको मतलब हैंड उसका बहुत ज़्यादा ऐसे शेक कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा फिजिकल डिजेबिलिटी में होएगा। वैसे इसका वेटेज बहुत कम है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में है। एग्जाम्पल क्या है, कैन नॉट सॉल्व बेसिक मैथ, ये इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसका ख़त्म हो गया है, मतलब जितना हम लोगों को पढ़ना था मोस्टली कवर हो चुका है। फिजिकल डिजेबिलिटी में बस ये देखना था बस कि उसको डिवाइस कुछ दे सकते हो तो दे दो, और वो बच्चा जो है ना उसको भी तो क्लासरूम तक जाना है, तो कैसे आएगा वो बच्चा, जैसे किसी को फिजिकल डिजेबिलिटी है, चलने में दिक्कत है, तो क्लासरूम अगर उसको क्लासरूम तक जाना है तो उसके लिए लिफ्ट भी तो सिस्टम होना चाहिए, या फिर उनके लिए स्पेशल टाइप के जो स्टेयर रहते हैं ना, जैसे कोई बच्चे को दिक्कत है तो उनके लिए स्पेशल वो क्लासरूम तो कैसे पहुँचेगा, उसका पूरा फैसिलिटी होना चाहिए। उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए। 3 पॉइंट याद करो, कोई असिस्टिव डिवाइस हो गया, जैसे चलने में दिक्कत है तो कुछ उसको अगर डिवाइस के थ्रू या फिर कुछ अदर कहते हैं ना मशीन के थ्रू अगर तुम चलने में उनको मदद कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर एक्सेसिबल क्लासरूम होना चाहिए उनके लिए, क्लासरूम तक पहुँच पाने चाहिए वो बच्चे, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना चाहिए, यही सब है। अब ये पॉइंट क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, यानी कि डिफ़िकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन करने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ऐसे बच्चे, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे, बहुत सारे इंट्रोवर्ट बच्चों का तो यही दिक्कत होता है कि वो लोग सोशली इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। फिर कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वो बच्चे को कौन सा सिंड्रोम है, मतलब कौन सा डिसऑर्डर है फिर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर से बोलो ASD, फुल फॉर्म बोलो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, यानी कि कोई सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इन सब में दिक्कत होता है। ये बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाते ये बच्चे, पता है। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप की डिजेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए पता है, ये तो डिजेबिलिटी हमारा कवर हो गया, तो फिर मैं बता देता हूँ। एक टीचर के नाते तुमको ये चीज़ें जानना चाहिए, टीचर बनने वाले हो ना, तो तुमको ये चीज़ें पता होना चाहिए। डिफरेंट डिजेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट तुम लोगों को टीचिंग मेथड होना चाहिए तुम्हारे पास, है ना, क्योंकि गुड टीचर अडाप्ट मेथड टू मीट एवरी लर्नर नीड। हर एक लर्नर को तुमको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्या करना है बच्चों, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव यानी सबको इंक्लूड करते हुए लेकर जाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को सक्सेसफुल करना है, ठीक है। तो किसी को डिजेबिलिटी है, कोई डिफरेंटली उसका पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग है, तो उसको तुम्हारा मेथड में थोड़ा बदलाव कर सकते हो, लेकिन उस बच्चे को एक्सक्लूड मत करना, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ मूवी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे तारे ज़मीन पर मूवी में जो ईशान था उसको कौन सा बीमारी था, डिसलेक्सिया। तारे ज़मीन पर मूवी को क्या बोला जाता है, लाइक स्टार्स ऑन अर्थ, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है लाइक स्टार्स ऑन अर्थ, इंग्लिश नेम है उसका। लाइक स्टार्स ऑन अर्थ अगर पूछा तो उसमें कौन सा डिजेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। हिचकी में क्या था, टोरेट सिंड्रोम, क्या था, टोरेट सिंड्रोम। फिर से याद करो, हिचकी में कौन सा था, टोरेट सिंड्रोम, याद हो गया। नेक्स्ट ब्लैक में क्या था रे बच्चों, ब्लैक में होगा डीप ब्लाइंडनेस, यानी कि उसका एक तो सुनने में दिक्कत था, हियरिंग में, और विजुअल भी दिक्कत था उस बच्चे को। तो इसीलिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, स्पेशल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस के बारे में ये बात करता है। जो ये मूवी है ना, इसका मेन बेसिस था इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड टीचर का सपोर्ट। टीचर का सपोर्ट अगर रहेगा और स्पेशल एजुकेशन अगर प्रोवाइड किया जाएगा ऐसे बच्चों को जिनको सुनने में और विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इस मूवी का नाम था ब्लैक। फिर से बता रहा हूँ, देखो, तारे ज़मीन पर या फिर स्टार्स ऑन अर्थ अगर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। अगर वो पूछेगा हिचकी तो क्या होगा, टोरेट सिंड्रोम, मतलब उसको बोलने में दिक्कत होता था। और उसके बाद ब्लैक अगर पूछा जाए तो फिर डीप ब्लाइंडनेस, यानी कि सुनने में भी दिक्कत होता था और विजुअली भी दिक्कत होता था। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन के ऊपर इस मूवी में बात किया गया, और टीचर का सपोर्ट। फिर फ्रंट क्लास हुई है हिचकी, उसी का इंग्लिश में एक और मतलब मूवी बना था, तो जिसको बोला जाता था, इसी से एक्चुअली बना है, फ्रंट क्लास का जो इंस्पिरेशन लेके इस मूवी को बनाया गया था, हिचकी मूवी को। तो फ्रंट ऑफ द क्लास जो है उसमें भी टोरेट सिंड्रोम के बारे में बताया गया है। फिर से बता रहा हूँ, देखो, अगर उसने हिचकी पूछा टोरेट सिंड्रोम, फ्रंट ऑफ द क्लास पूछा टोरेट सिंड्रोम, तारे ज़मीन पर या फिर लाइक स्टार्स ऑन द अर्थ पूछा तो डिसलेक्सिया, क्या होगा, डिसलेक्सिया। अगर उसने पूछा ब्लैक तो फिर क्या होगा, हियरिंग, यानी कि उसको हियरिंग में दिक्कत, यानी डीप होगा। फिर देखने में दिक्कत, यानी कि ब्लाइंडनेस के रिलेटेड हो गया, है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट के ऊपर बात हो गई। तो वही सब बात है।
तो ब्लैक मूवी किसके ऊपर बेस्ड था, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। और वो क्या चाहता था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन और टीचर सपोर्ट, इसके ऊपर वो उसका बेसिस के ऊपर बना गया था उसमें मूवी। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, ए ब्रिलियंट यंग माइंड, एक ब्रिलियंट यंग माइंड, ये वाला फोर्थ वाला जो मूवी है, इसके ऊपर ऑटिज्म मैंने बताया ना, तो ये न्यूरो डाइवर्जेंट वाला जो डिजेबिलिटी है, ये ऑटिज्म जो अभी ऊपर बोला ऑटिज्म सिंड्रोम वो वाला नहीं, ये ऑटिज्म क्या है, न्यूरो डाइवर्जेंट वाला मूवी, जो मतलब उसका दिक्कत है, डिसऑर्डर है, न्यूरो डाइवर्जेंट वाला डिसऑर्डर। जनरली ये पूछने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी याद कर लो। अगर ब्रिलियंट यंग माइंड बोला, माइंड के रिलेटेड ब्रिलियंट बोल रहा है, यानी कि उसमें तो अब बोल रहे हैं क्या, ब्रिलियंट यंग माइंड। ब्रिलियंट यंग माइंड में क्या है, इसमें डिसेबिलिटी का नाम है ऑटिज्म यानी ऊपर वाला जो बोला वो वाला नहीं, इसमें न्यूरो डाइवर्जेंट वाला और एक बीमारी होता है ऑटिज्म का, जिसमें मैथमेटिकल टैलेंट और सोशल डिफिकल्टी के ऊपर बात किया गया है। तो अब तक हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, हमने क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, फिर इंटेलिजेंस और ये डिसेबिलिटीज़। अब ये बचा है बस इंटरेस्ट और लर्निंग प्रेफरेंस, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो पर्सनालिटी वाला पोर्शन था, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, बस वो इंटरेस्ट वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से इंटरेस्ट से शुरू करेंगे। जॉन ड्यू क्या बोले थे, ये इंटरेस्ट इज़ द बेसिस ऑफ लर्निंग, नाम याद करो, जॉन ड्यू ने क्या बोला था। ये बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ना साइकोलॉजिस्ट का। तो जॉन ड्यू क्या बोले थे, इंटरेस्ट इज़ द बेसिस ऑफ लर्निंग। कोई भी चीज़ सीखने का जो उसका बेसिस होता है ना, वो इंटरेस्ट ही होता है। इंटरेस्ट होगा तो अटेंशन आएगा तभी एक बच्चा लर्निंग कर सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ही होता है जो लर्निंग का पूरा बेसिस, अगर हम चेक करेंगे तो हमको वो मिलेगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है जनरली, अगर हम बात करें कोई अट्रैक्शन किसी चीज़ के ऊपर, नेचुरल लाइकिंग, ऑटोमेटिकली उसको नेचुरली पसंद है वो चीज़, क्यूरियोसिटी है उस चीज़ में जानने की, उसको मन है उसको वो चीज़ जानने के लिए। अब सब्जेक्ट भी हो सकता है, वो एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जानने का मन हो, है ना, या फिर उसको नेचुरली पसंद करता है वो बच्चा, तो इसे बोला जाएगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इट इज़ ए फीलिंग दैट मोटिवेट ए पर्सन टू एंगेज इन एक्टिविटी। इंटरेस्ट क्या है, एक ऐसा फीलिंग्स है जो कि बच्चे को क्या करता है, मोटिवेट करता है। एक ऐसा फीलिंग है जो कि बच्चे को मोटिवेट करता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में मतलब एंगेज होने के लिए। फिर इंटरेस्ट क्या होता है, देखो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऊपर लिखा ना, बस यही याद रखो, इंटरेस्ट एक काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है, इंटरनल मोटिवेशन देता है, जो कि बच्चे को वो काम में एंगेज हो, मतलब कंटिन्यूसली एंगेज रहने में मदद करता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इंटरेस्ट में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है। देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, एक है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक है सिचुएशनल इंटरेस्ट। बस यही याद रखना कि इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, दूसरा होता है सिचुएशनल इंटरेस्ट। तो हम पहले क्या देखेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, देन क्या देखेंगे सिचुएशनल इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। तो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, पूरा एकदम लंबा चलता है, ये एक पर्सन का ना वो रहता ही है। और सिचुएशनल क्या होता है, उस सिचुएशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, है ना, एनवायरनमेंट बेस्ड होता है, कभी कभी आता है फिर कभी कभी चला भी जाता है ना। जैसे कोई मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था पता है, उसका अगर उसने देखा कि मार्केट में सेब वगैरह का बिजनेस तगड़ा चल रहा है तो बोलेगा नहीं अब हम सेब का बिजनेस करेंगे, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अचानक से उसका इंटरेस्ट आ जाता था। फिर जैसे ही वो नेक्स्ट दुकान में जाएगा उधर देखेगा कि नहीं बनियान वगैरह का बढ़िया चल रहा है, अब बनियान का बिजनेस करेंगे, है ना। मतलब जो भी वो देखता है, कोई भी उसको चीज़ें देखने को मिल जाए, कोई शॉपिंग मॉल में चला गया तो बोला कि अभी शॉपिंग मॉल खोलते हैं तो उधर बहुत तगड़ा वाला बिजनेस होगा, मतलब कुछ भी सोचता रहता है वो, तो सिचुएशन के हिसाब से उसका इंटरेस्ट वेरी करता है, ठीक है बच्चों। ये अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा तो मैंने दे दिया ये। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरली पर्सनल होता है कि इंसान का अपना रहता है कि हाँ मेरा लॉन्ग लास्टिंग ये पर्सनल वाला एक इंटरेस्ट है, ये है ही मेरा। ये स्टूडेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइंस, कुछ लोगों को साइंस अपना पसंद होता है, उनको साइंस एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत पसंद है, कुछ को गेमिंग इतना पसंद है वो बचपन से खेलते होते हैं, है ना, और वो कंटिन्यू करता है, बड़े हो जाते हैं फिर भी गेम खेलते रहते हैं, तो ये उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को क्रिकेट इतना पसंद होता है ना, बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद जैसे नौकरी वगैरह भी उन लोगों का लग जाता है, फिर भी वो लोग क्रिकेट नहीं छोड़ पाते हैं, शाम को एटलीस्ट 1 घंटा वो क्रिकेट ही खेलते हैं। तो ये हो जाता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और सिचुएशनल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया मेरे दोस्त का, इधर जाएगा एक पसंद आएगा, उधर जाएगा दूसरा एक पसंद आएगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है।
फिर उसके बाद जैसे तुम लोगों को कभी-कभी अपने दोस्त को देखकर कुछ दोस्त तुम लोगों को मतलब ऐसा है कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा है, तो तुम भी कोशिश करोगे, तुमको अचानक से इंटरेस्ट आएगा और देखोगे कि हाँ, वो बहुत अच्छा मतलब ड्रिल कर रहा है, बहुत तगड़ा खेल रहा है, तो तुम भी एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है उस चीज़ में, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ना? ए स्टूडेंट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन साइंस, हाँ, ये तो बता दिया, ये इंडिविजुअल है। इंटरनली जो चीज़ आए, इंटरनल मोटिवेशन, उससे बोला जाएगा क्या? अगर इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है कोई चीज़ से, तो उसे बोला जाएगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये देखो दिखा रहा हूँ, रुको। इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि इंटरनली अगर मोटिवेशन मिल रहा है। और फिर इसमें क्या है, ये क्रिएट होता है किसके मतलब कौन इसको क्रिएट करता है? एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये क्रिएट होता है। जैसे कि कोई टीचिंग मेथड अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उससे भी क्रिएट हो सकता है। मैं अगर बताऊँ ना, तो मुझे जनरली स्टार्टिंग से उतना ज़्यादा बायोलॉजी पसंद नहीं था, लेकिन हमारी जो मैडम थी वो बहुत अच्छी पढ़ाती थी बायोलॉजी। तो फिर उसके बाद मुझे ये पसंद आने लगा ऑटोमेटिकली। ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्रिएट हुआ ना, ये जो टीचिंग मेथड उनका मैम की अच्छी थी, वो साइंस बहुत अच्छी पढ़ाती थी, तो वहाँ से मुझे पसंद आने लगा, साइंस में इंटरेस्ट आने लगा। सभी सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगने लगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना? वही बात है। तो टीचिंग मेथड या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जनरली क्या होता है, सिचुएशनल इंटरेस्ट आता है। अब ऐसा है कि मतलब उसके वजह से कैन बी डेवलप बाय टीचर, हाँ, वही मैं बता रहा था कि हाँ, टीचर की वजह से भी डेवलप हो सकता है। डेवलप फ्रॉम द इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन की वजह से भी बहुत सारे जो आता है उसे बोला जाएगा इंडिविजुअल, है ना? इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है वो इंटरनल फैक्टर की वजह से आता है, और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या आता है? सिचुएशनल इंटरेस्ट, ठीक है? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये मतलब अलग होता है, सबका अलग अलग होता है ये। लेकिन ये क्लास में जो भी बच्चा बैठा हुआ होगा, अगर मैडम का जैसे टीचिंग स्किल अच्छा है, टीचर कोई सर है उनका टीचिंग स्किल अच्छा है, तो सबको पसंद आएगा वो चीज़। लेकिन ये तो इंडिविजुअलाइज्ड है ना, सबका अपना अपना, तो डिफरेंट फॉर ईच अदर, सबके लिए अलग अलग होता है। चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आराम से देखेंगे। हाँ, ये चलो देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबा चलता है। सिचुएशनल इंटरेस्ट टेम्पोररी होता है, बहुत ज़्यादा टेम्पोररी, ये पर्सनल होता है। लेकिन सिचुएशनल इंटरेस्ट जो होता है वो एनवायरनमेंट बेस्ड होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से वो बदलता रहता है। जैसे मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल दिया ना। फिर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय गेम, वीडियोज़, ये वही बात है, टीचर चाहे तो ये सब चीज़ें करवा के इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, एनिमेशन दिखा के, स्टोरी टेलिंग करके, और गेम के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश करके टीचर क्रिएट कर सकता है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, ये सिचुएशनल इंटरेस्ट। एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन ये तो इंटरनल मोटिवेशन से ही होगा ना, और ये सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट फॉर ईच अदर, सबके लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज़ डायनामिक होती है, चेंजेबल होता है। जो इंटरेस्ट होता है ये डायनामिक हो सकता है। फिर सिलेक्टिव भी होता है, सब चीज़ में इंटरेस्ट थोड़ी आता है, कुछ सिलेक्टिव चीज़ों में ही आता है ना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ में आता है। फिर थर्ड पॉइंट, मोटिवेशनल फोर्स, जो मैं बताया ना, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशनल फोर्स, एक इंटरनल ड्राइव आता है कि हाँ, मुझे करना है तो करना है, मतलब ये चीज़ मुझे कैसे भी करना है, मज़ा आता है मुझे इस सब चीज़ों में। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहाँ गया? हाँ, रिलेटेड टू अटेंशन, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है पता नहीं कहाँ से उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आ जाता है ना, वही बात है। फिफ्थ पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंस, सबका अलग अलग होता है वैसे, मतलब जो इंटरेस्ट होता है सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं इसमें। फिर उसके बाद ये जनरली हम पढ़े कहाँ पर, जो इंडिविजुअलाइज इंटरेस्ट हमने हम जहाँ पढ़ रहे थे ना, वहीं वहीं पर आई थी कि हाँ, सबका अलग अलग होता है इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट, डेवलप विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ भी इंटरेस्ट मैटर करता है, एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। फिर इमोशनल कनेक्शन, वही बात है, इमोशनल कनेक्शन यानी क्यूरियोसिटी आएगा, सीखने में मज़ा आएगा, है ना, फन आएगा वो चीज़ करने में। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो उसमें क्यूरियोसिटी भी आ जाती है, फिर उसमें फन मतलब मज़ा आने लगता है उस सब चीज़ों में। फिर उसके बाद ये गोल ओरिएंटेड भी हो जाता है। देखो वही बात है ना, इंसान जितना भी चाहे, अगर उसको जैसे कुछ गोल अचीव करना है, तो वो गोल में भी उस इंटरेस्ट को अगर ले आए तो फिर बहुत मज़ा आएगा उसको, वो गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। जैसे अगर तुमको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई में अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, तो फिर वो गोल तुम्हारा अचीव होता जाएगा, जो तुम सोच रहे हो करियर के रिलेटेड ना, पढ़ाई, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करने का तुम्हारा गोल है, वो अचीव हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो इंटरेस्ट होता है ये डायनामिक होता है, चेंजेस आते हैं इसमें। फिर उसके बाद ये सिलेक्टिव होता है, यानी कि सिलेक्टिव नेचर का रहेगा, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा तुमको, कुछ पर्टिकुलर चीज़ में ही इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि मोटिवेशनल फोर्स करने में ऑटोमेटिकली कहाँ से मोटिवेशन आ जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट, रिलेटेड टू अटेंशन, अटेंशन के साथ ये रिलेटेड है, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ में ऑटोमेटिकली अटेंशन आ जाएगा। फिर गोल ओरिएंटेड होता है, ये वाला पॉइंट भी याद करो, है ना।
अगर कोई तुम्हारा गोल है अचीव करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट ले आओगे तो ऑटोमेटिकली वो गोल तुम्हारा अचीव हो जाएगा। फिर डेवलप्स विथ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ ये डेवलप होता है। जो इंटरेस्ट होता है ना, वो एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होता है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखने को मिलता है कि हाँ, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस आता है इसमें। इंटरेस्ट में इंडिविजुअल डिफरेंस भी आ सकता है, सबका अलग अलग होता है। फिर इमोशनल कनेक्शन आता है, जैसे कोई चीज़ में तुमको इंटरेस्ट है तो कौन कौन सी इमोशंस उसमें उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी हो गया है ना, फन हो गया, वो सब चीज़ों में आने लगते हैं। नेक्स्ट इसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया हूँ। पहले देखो डायनामिक। डायनामिक यानी क्या, एज जैसे चेंज हो जाएगा, एक्सपीरियंस जैसे चेंज हो जाएगा, एक्सपोजर चेंज होगा, तो ये चीज़ चेंज होता रहेगा। इंटरेस्ट परमानेंट नहीं होता है, जैसे सिचुएशनल इंटरेस्ट के बारे में बताया ना कि टेम्पोररी होता है वो। इवन मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं ना, वो एज के साथ बदलता है, फिर एक्सपीरियंस के साथ बदलता है, एक्सपोजर के साथ बदलता है। जो एक बच्चा पसंद करता है वो वही बच्चा अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो पसंद नहीं करेगा ना। ये चाइल्ड, व्हाट ए चाइल्ड लाइक टुडे मैं चेंज टुमारो, फिर बदल जाता है इंटरेस्ट। अब आया सिलेक्टिव नेचर। सिलेक्टिव यानी कि देखो क्या होता है, ह्यूमन माइंड कैन नॉट फोकस ऑन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में फोकस नहीं कर सकता। इट सिलेक्ट व्हाट इट फाइंड इंटरेस्टिंग, जो चीज़ इसको इंटरेस्टिंग लगता है उसी को वो ये क्या बनाता है, उसको इंटरेस्टिंग जो इसको लगता है वही करता है। और हर एक चीज़ इसको थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा, कुछ चीज़ इसको बोरिंग भी लगता है ना, तो ही बात है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें करने में उसको मज़ा आता है। फिर मोटिवेशनल फोर्स मैंने बताया, जो इंटरनल एनर्जी मिलता है करने के लिए, एक ड्राइव मिलता है, जो मैं बता रहा था, इंटरनल एनर्जी मिलता है। फिर वो चीज़ को सीखने के लिए, जैसे हम अगर बोले कोई स्टूडेंट है, उसको सीखने के लिए अगर ऑटोमेटिकली उसमें अगर उसको सीखने में इंटरेस्ट आ गया कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो ऑटोमेटिकली सीखता जाएगा, उसको एक इंटरनल एनर्जी मिल गया, यानी ड्राइव मिल गया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट लर्न विदाउट प्रेशर, उसको प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बोलेगा कि जाके पढ़ाई करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसको इंटरेस्ट आ गया ना। अब टीचर का काम है उसको इंटरेस्ट डेवलप करना, जो मैंने बोला ना सिचुएशनल बेस्ड। अगर टीचर चाहे तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ और बहुत सारे मतलब मेथड होता है टीचिंग का, उसके वजह से उनका यूज करके बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, चाहे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो सके या फिर पूरी तरीके से लर्निंग प्रोसेस में। अगर एक बार डेवलप हो गया ना, तो उनके लिए ये चीज़ और प्रेशर वाली नहीं रहेगी। जो पढ़ाई होती है ना, ये प्रेशर नहीं रहेगा, फन होगा, उनको क्यूरियोसिटी आएगा वो सब चीज़ों में। ठीक है। फिर मैंने बोला था कि ये रिलेटेड होता है किसके साथ, अटेंशन के साथ। इंटरेस्ट जो होता है वो अटेंशन के साथ रिलेटेड होता है। पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली अटेंशन उसमें बनने लगेगा, लंबे समय तक उसमें अटेंशन रह पाएगा, तो वो बच्चा आराम से सीख पाएगा वो चीज़। तो कोई चीज़ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए सबसे पहले देखेंगे तो क्या चाहिए होता है, अटेंशन। अटेंशन कहाँ से आता है, इंटरेस्ट। जो चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है ऑटोमेटिकली अटेंशन आ ही जाता है। तो फोकस क्रिएटिंग इंटरेस्ट, फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटरेस्ट। अगर हम फोकस करेंगे, हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे कोई पर्टिकुलर चीज़ में, तो अटेंशन आएगा, तो फिर वो चीज़ को हम आराम से सीख जाएंगे। अब ये 3 इडियट में क्या बोलते हैं, रेंचो क्या बोलता है 3 इडियट में, कि अगर तुम सक्सेस के पीछे मत भागो, तुम एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगा। वही बात है, तुम अटेंशन के पीछे मत भागो, तुम इंटरेस्ट के पीछे भागो। अगर इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप हो गया ना, तो मान के चलो अटेंशन तो आना ही आना है। वही बात है, टीचर को बस इंटरेस्ट डेवलप करना है, बच्चा तो खुद पढ़ ही लेगा, उसके बाद एकदम क्यूरियोसिटी आएगा, आराम से पढ़ेगा, उसमें उसको मज़ा आएगा। अगर तुम टीचर बन रहे हो तो फिर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बाकी अटेंशन वो खुद ले आएगा उसमें। ठीक है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे मैंने बताया, कोई बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड से है, एबिलिटी सबका अलग अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है। तो लर्नर है यूनिक इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट अलग होता है ना भाई यार, सबका थोड़ी सेम होता है। किस लिए अलग होता है, बैकग्राउंड अलग होता है, एबिलिटी अलग होता है, एनवायरनमेंट अलग होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं वैसे, फिर भी देख लो एक बार। बैकग्राउंड, एबिलिटी, एनवायरनमेंट, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, इस वाले पॉइंट्स। नेक्स्ट एनवायरनमेंट से देखो। अब कुछ लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, इंटरेस्ट है तो है। भाई यार इंटरेस्ट देखो, अगर सचिन तेंदुलकर जो है, उनको एनवायरनमेंट में नहीं दिखता क्रिकेट का बैट बॉल, ये सब चीज़ें क्रिकेट के बारे में पता ही नहीं चलता, तो क्रिकेटर कैसे बनते हैं। पहले तो उनको एनवायरनमेंट दिखाना चाहिए ना, फिर सपोर्ट भी मिला उनको पूरी तरीके से। एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, सोसाइटी में उनको सपोर्ट भी मिला था उसी काइंड ऑफ। अगर नहीं मिलता तो शायद वो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं ना। तो इंटरेस्ट इज नॉट फुल्ली इन वन, बचपन से नहीं होता है उनको भाई देखो, अगर उनको पता ही नहीं रहता कि दुनिया में क्रिकेट नाम का गेम एग्जिस्ट कर रहे, कोई एक दुनिया के एक कोने में वो पैदा होते हैं जहाँ पर ना कोई भी मतलब क्रिकेट रिलेटेड बात हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो कैसे क्रिकेटर बनते, ये भी तो सोचो ना। तो वही बात है, एनवायरनमेंट मैटर करता है भाई यार इंटरेस्ट में। अगर वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आएगा, फिर वो ट्राई करेंगे, उसमें अच्छा करेंगे, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। वही बात है। फिर फीलिंग्स में वही बात है,
कि मैंने बोला कि जो चीज़ पसंद होता है उसमें बहुत सारे फीलिंग्स ऐड हो जाते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी हो गया, फन हो गया, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहने लगता है। तो अगर किसी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करना है उसमें हमको फीलिंग्स ऐड करने पड़ते हैं। किसी चीज़ को अगर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करना है तो उसमें हमको फीलिंग्स ऐड करना पड़ता है। कौन कौन से फीलिंग्स? जैसे क्यूरियोसिटी हो गया, फन हो गया, है ना, वही बात है। तो उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा हमको उन सब चीज़ों को। फिर मैंने बोला कि वी नीड फ्यूचर गोल्स, जो चीज़ हमारा है ना उसको अगर अचीव करना है तो उस गोल्स में, मतलब जो गोल को अचीव करने के लिए उसमें इंटरेस्ट, पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर तुम टीचर बनने वाले हो तो टीचिंग में तुमको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम अच्छे टीचर कैसे बनोगे, है ना। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो अटेंशन नहीं रहेगा ना, और अटेंशन नहीं रहेगा तो तुम लर्न नहीं करोगे। और अगर अच्छे तुम टीचिंग मेथड को लर्न नहीं करोगे, उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, अच्छा टीचर कैसे बनोगे, वही बात है ना। तो मैं बोल क्या रहा हूँ, जो तुम्हारा गोल है उस पर्टिकुलर गोल या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में तुमको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो तुम गोल अचीव कर लोगे आराम से, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला एज और डेवलपमेंटल स्टेज, अभी बता रहा था, एज के साथ बदल सकता है ये इंटरेस्ट। फिर टीचर का टीचिंग स्टाइल अभी बता रहा था ना, जो हमारे साइंस में है वो बहुत अच्छे पढ़ाती है, तो वही फैक्टर इफेक्टिव इंटरेस्ट। फिर एनवायरनमेंट मैंने बताया, मेरा जो दोस्त है वो जैसे कभी जाता है ना, जो बाहर की तरफ जाता है, तो उसको हर एक एनवायरनमेंट में उसको हर एक अलग अलग चीज़ पसंद आने लगता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो अभी मैंने बताया कि अगर सचिन तेंदुलकर जैसे उनके घर में, स्कूल में या फिर एनवायरनमेंट के सोसाइटी में अगर उनको क्रिकेट के बारे में पता नहीं रहता, वो क्रिकेटर कभी बन ही नहीं पाते यार। देखना भी तो पड़ता है ना, देखना या फिर कभी ट्राई करना, अगर ट्राई करेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा ना, अच्छा करेंगे उसमें तो इंटरेस्ट आएगा। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस, वही बात है, अगर जैसे कभी खेल रहे हैं ना तो उसमें कभी ख़राब एक्सपीरियंस एक चीज़ में आ जाता है, तो फिर बच्चा कभी कभी छोड़ देता है। जैसे इंजरी आ गई, एक बड़ा वाला इंजरी हो गया, उसके बाद घर वाले उसको नहीं छोड़े उस चीज़ में, तो फिर उसमें बच्चे का भी एक वक्त वो कोशिश करता है कि हाँ खेलूँगा, लेकिन एक वक्त के बाद उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस पर्टिकुलर मतलब स्पोर्ट्स के रिलेटेड हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड हो गया, है ना। फिर पीयर इन्फ्लुएंस, वही बात है, अगर दोस्त लोग उसको इन्फ्लुएंस करें कि आजा हमारे साथ खेल, अब खेलते खेलते उसको वो चीज़ अच्छा होने लगा उसका, तो इंटरेस्ट आने लगा, है ना। ये भी हो सकता है पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर यानी दोस्त लोग हो गए जैसे, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंटरेस्ट आ सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ों में। अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अब देखो मैं बच्चे को लेकर आया, बच्चे के लिए टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप से रोज़ शाम को मैंने उसको दिखा दिया, हाँ टेलीस्कोप को ऐसे यूज करते हैं, तुम इससे देख सकते हो, स्टार्स देखो, प्लैनेट्स को जूम करके 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 देखो, तो उसको स्पेस में इंटरेस्ट आने लगा। अब उसको अगर मैं रिसोर्स नहीं देता, टेलीस्कोप नहीं देता, तो उसको कैसे इंटरेस्ट आता? बात को समझो। अगर मैंने उसको रिसोर्स प्रोवाइड ही नहीं किया होता तो उसको स्पेस के रिलेटेड जो उसको इंटरेस्ट अभी डेवलप हुआ टेलीस्कोप के कारण, वो टेलीस्कोप के कारण जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, अगर मैं उसको टेलीस्कोप नहीं देता तो उसको स्पेस के रिलेटेड इंटरेस्ट कभी डेवलप ही नहीं होते। तो रिसर्च भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पहले से देखो एज और डेवलपमेंटल लेवल, फिर एनवायरनमेंट, टीचर का टीचिंग स्टाइल, पीयर का इन्फ्लुएंस, जो मैंने बोला दोस्तों का इन्फ्लुएंस, दोस्त लोग अगर बोलेंगे कि चलो क्रिकेट खेलते हैं या फिर कुछ भी खेलते हैं, है ना, वॉलीबॉल खेलते हैं, फिर वॉलीबॉल खेलने तुम चले गए, बहुत अच्छा खेलने लगे, तो फिर वॉलीबॉल तुमको इंटरेस्ट आने लगेगा उसमें। फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस, पुराने कुछ एक्सपीरियंस अच्छे रहे होंगे तो वो करने के लिए मज़ा आएगा, अगर बुरे रहेंगे तो फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, अगर रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है ना। रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग इंटरेस्ट, टीचर का रोल क्या होना चाहिए? टीचर को टीचिंग का मेथड को इंटरेक्टिव करना पड़ेगा, उसमें गेम इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्टिविटी इंक्लूड करना पड़ेगा, आईसीटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। गेम इंक्लूड करो, एक्टिविटी इंक्लूड करो, आईसीटी का यूज करो। अब आईसीटी में क्या आएगा? ऑडियो हो गया, पीपीटी, फिर वीडियो, है ना, ऑडियो वीडियो पीपीटी, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बोला इंटरेक्टिव मेथड में क्या आएगा? ऑडियो वीडियो पीपीटी, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गेम के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। एनकरेज क्वेश्चन एंड क्यूरियोसिटी, ये हमेशा याद रखना। तुम एज ए टीचर कभी कोई बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है ना, उसको कभी डिस्करेज मत करो, एनकरेज करो। हर एक क्वेश्चन को तुम ऐसा मानो कि उसको एनकरेज करोगे तो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा, और इसी क्वेश्चन के दौरान उसका कॉन्सेप्ट और मजबूत होता रहेगा, इवन तुम्हारा भी कभी कभी मजबूत और हो ज़्यादा हो जाएगा, और उस बच्चे को उस पर्टिकुलर चीज़ में ना, सब्जेक्ट में और इंटरेस्ट डेवलप होगा। और अगर क्वेश्चन को ही तुम लोग डिस्करेज करोगे ना, तुम टीचर बनने वाले हो, तुम डिस्करेज करना शुरू करोगे, तो फिर उस बच्चे का कभी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, इवन तुम्हारा भी जो नॉलेज है ना उसमें भी कभी और ग्रोथ नहीं होगा उस नॉलेज का। तो ही बात है, क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन को हमेशा एनकरेज करना चाहिए।
रिलेट टॉपिक्स टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल, टॉपिक को हमेशा रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके अगर पढ़ाओगे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम ही देखो मैं पढ़ाते टाइम क्या किया, मेरे दोस्त का एग्जाम्पल ले लिया, मेरे मैडम जो अच्छी पढ़ाती थी उनका एग्जाम्पल ले लिया, अभी सचिन तेंदुलकर सर का एग्जाम्पल ले लिया, तो मैंने क्या किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल लिया ना तुम लोगों के सामने, तो तुमको समझ में आने लगा। वही बात है, इंटरेक्टिव करने के लिए ये सब चीज़ें करना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं, मैं तो बोलता हूँ तुमको यूज करना पड़ेगा, तुमको, तुम जो टीचर बनोगे, बच्चे को पढ़ाना है, तुमको याद भी करवाना है, पढ़ाना एक स्किल होता है जिसमें तुमको क्या करना है पता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है बच्चे का। अब बच्चे क्या होता है, उसको समझने वाले चीज़ें तुम समझा देते हो, अब याद करने वाले टॉपिक कैसे याद रहेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल लोगे तब उसको ज़्यादा याद रहता है ना, समझ भी एकदम अच्छे से आता है और याद भी रह जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट इन लर्निंग, क्यों इम्पोर्टेंट है, जो इंटरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज़ में आ गया ना, तो तुम्हारा अटेंशन तगड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन भी तगड़ा हो जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग इतने डीप लेवल तक कर लेता है ना, क्योंकि उसका क्वेश्चन पूछने का एकदम क्वेश्चन पूछता रहेगा, आंसर मिलेगा और नॉलेज बढ़ेगा, तो डेप्थ में चला जाएगा उसके कॉन्सेप्ट में, तो उसका अंडरस्टैंडिंग एकदम पीक लेवल पे आ जाएगा। फिर आ गया क्या, मोटिवेशन, बोलते हैं उसका इंटरनल एनर्जी इतना तगड़ा रहेगा, ड्राइव जो बोलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन रहेगा उस पर्टिकुलर चीज़ में, मोटिवेशन एकदम अच्छे लेवल पे। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बोला था अभी, फिर लर्निंग जो हो जाएगा उसके लिए एक जॉयफुल प्रोसेस हो जाएगा और मीनिंगफुल प्रोसेस रहेगा। लर्निंग और मतलब उसके लिए बोरिंग चीज़ नहीं रहेगा, इंटरेस्ट आ गया ना तो उसको जॉयफुल और मीनिंगफुल लगेगा बच्चे को। फिर इंटरेस्ट कैसे अटेंशन के साथ रिलेटेड है, मान के चलो अटेंशन क्या है, अगर मतलब इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ अटेंशन, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है वो कोज होता है और अटेंशन रिजल्ट होता है। इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ अटेंशन, ये याद करो, इंटरेस्ट इज़ द मदर ऑफ अटेंशन। अटेंशन का जो मतलब अटेंशन का जो बर्थ होता है ना वो इंटरेस्ट से ही होता है, अगर इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें अटेंशन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो ये अगर कोज है तो ये रिजल्ट है, ये रहेगा तो इससे ऑटोमेटिकली अटेंशन आ जाएगा इंटरेस्ट से। फिर आप हम देखेंगे लर्निंग प्रेफरेंस, हाउ ए स्टूडेंट लाइक टू लर्न। देखो लर्निंग प्रेफरेंस क्या होता है, रेफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच ए लर्नर प्रीफर टू लर्न। देखो ये हमारा लास्ट है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये पूरा जो हमारा यूनिट है, तो मान के चलो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट को शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा एनर्जी लाओ, क्लास में मान रहा हूँ हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन तुम एनर्जी लाओ, ठीक है। चलो इसको शुरुआत करते हैं। लर्निंग प्रेफरेंस, हाउ ए स्टूडेंट लाइक टू लर्न, एक बच्चा कैसे लर्न करना पसंद करता है। लर्निंग प्रेफरेंस रेफर्स टू द डिफरेंट वेज इन व्हिच ए लर्नर प्रीफर टू रिसीव, मतलब अलग अलग होता है, सबका सीखने का तरीका अलग होता है ना भाई यार, सबका समझने का एक तरीका होता है। किसी को मतलब देख के पसंद मतलब सीखने का मन करता है, किसी को ऐसा है कि मैं सुन के याद कर लूँगा, लेक्चर के दौरान याद करूँगा, किसी को एनिमेशन पसंद होता है ना, किसी को कुछ एक्टिविटी प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ आता है, तो सबका लर्निंग प्रेफरेंस अलग होता है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लर्निंग प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हर एक लर्नर यूनिक है ना भाई, हर एक बच्चा अलग है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, उसके लिए सीखने का जो लर्निंग का प्रेफरेंस रहेगा वो भी तो अलग रहेगा, यूनिक रहेगा। तो एक टीचिंग मेथड को तुम सबके लिए कैसे अप्लाई कर रहे हो, सबके लिए अलग रहेगा ना, वन टीचिंग मेथड कैन नॉट सूट टू ऑल, सबके लिए वो अप्लाई मत करो एक टीचिंग मेथड। फिर और एक चीज़, हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये जो लर्निंग प्रेफरेंस होता है ना, अगर हर एक बच्चे को अपने हिसाब से लर्निंग करने का जो अपना मेथड मिल गया, और बच्चे को जैसे किसी को चाहिए एनिमेशन के थ्रू, तो एनिमेशन के थ्रू पढ़ रहा है तो उसमें उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा, वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगा और इफेक्टिव टीचिंग होगा। तुम देखो, तुम टीचर हो, तुम क्लास में गए, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को मतलब ऐसा है कि लेक्चर के दौरान समझ आता है, किसी को एनिमेशन के थ्रू समझ आता है, किसी को मान के चलो कुछ पर्टिकुलर रियल लाइफ एग्जांपल देने से पसंद मतलब उसको समझ आता है। तुम अब इन सब चीज़ों का एकदम कंबाइन करके पढ़ाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, तभी क्या होगा, क्लास जो तुम्हारा टीचिंग होगा वो इफेक्टिव होगा और बच्चे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगा बच्चों का, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, यानी हर एक लर्नर यूनिक है, उसके लिए डिफरेंट टीचिंग मेथड होता है। तुम हर एक टीचिंग मेथड को अपने जो पूरा पढ़ाई मतलब तुम जो पढ़ाओगे ना बच्चों को टीच करोगे, तो उसमें इंक्लूड करते हुए चलो, थोड़ा थोड़ा करके सब इंक्लूड करोगे, तो बच्चों को डिफरेंट मतलब एवरी लर्नर जो होते हैं ना यूनिक होते हैं ना, तो हर एक यूनिक बच्चे के लिए तुम उनको मतलब कंसेप्ट ईजिली समझा पाओगे। तो क्या है कि एवरी स्टूडेंट लर्न इन डिफरेंट वे, हर एक बच्चा डिफरेंट वे में लर्न करता है, ठीक है ना। अब क्या क्या टाइप्स है लर्निंग के, एक तो विजुअल लर्नर होते हैं, फिर दूसरा ऑडिटरी लर्नर, फिर किनेस्थेटिक लर्नर,
फिर रीड राइट जैसे लर्नर होते हैं। विजुअल यानी जो देख के ज़्यादातर सीखते हैं, जैसे डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, है ना। ऑडिटरी लर्नर यानी कि कुछ लेक्चर, डिबेट मेथड या फिर कोई जैसे डिस्कशन मेथड में उसको समझ में आता है ज़्यादा। फिर किनेस्थेटिक लर्नर कोई फिजिकल एक्टिविटी से या फिर गेम के दौरान एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या फिर जो प्रैक्टिकल हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, उससे ज़्यादा समझ आता है। रीड राइट टाइप के लर्नर क्या होते हैं, जिसको नोट्स बना के मतलब अच्छे से नोट्स बनाएगा, उसको पढ़ेगा, फिर उसको समझ में आएगा बच्चे को, है ना। असाइनमेंट के थ्रू समझ में आता है। ऐसे मतलब ऐसे भी होते हैं रीड राइट लर्नर। अब इसको डिटेल में थोड़ा देखना चाहो तो ये देखो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में ना, उसको क्या होता है कि वो देखने में देख कर ज़्यादा सीखते हैं, जैसे डायग्राम हो गया, इमेज हो गया, पीपीटी हो गया, यूट्यूब वीडियोज़, एनिमेशन, है ना। और वो प्रीफ़र करते हैं, माइंड में प्रीफ़र करते हैं। तो उनका क्या है, सी करेंगे, फिर लर्न करेंगे, फिर उसी को अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत सिंपल है, आराम से देख लो। सी, लर्न, अंडरस्टैंड क्या-क्या चीज़ें, डायग्राम, पीपीटी, इमेज, इन सब चीज़ों से सीख कर। नेक्स्ट आ गया ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर क्या होता है, ऑडिटरी लर्नर में होता है लिसनिंग करेंगे फिर लर्निंग करेंगे। अच्छे से सुनेंगे तो उनको याद रह जाएगा, लिसनिंग करेंगे तो लर्निंग हो जाएगा। लर्न थ्रू लिसनिंग, जैसे कि क्या हो गया, लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, मैंने बता दिया था, एक्सप्लेनेशन हो गया। तो टीचर का स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू पढ़ाए, थोड़े ग्रुप डिस्कशन करवाए, वर्बल एक्सप्लेनेशन थोड़ा देने की कोशिश करे, जैसे क्योंकि बच्चे को एक्सप्लेनेशन से समझ में आ रहा है ना, तो तुम एक्सप्लेनेशन दो, डिस्कशन करो टॉपिक्स को अच्छे से, लेक्चर प्रोवाइड करो, स्टोरी टेलिंग करो, है ना, ग्रुप डिस्कशन करो। ये सब चीज़ें अगर रहेगा तो वो ऑडिटरी लर्नर है वो बच्चा, और टीचर भी अपना स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से रखे। किनेस्थेटिक लर्नर किसे बोला जाता है, जो कि डूइंग करके लर्निंग करता है। जैसे क्या क्या डूइंग करके, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, प्रैक्टिस हो गया, ये सब चीज़ें। किनेस्थेटिक लर्नर में क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी करके कोई सीखता है, कोई प्रैक्टिस करके सीखता है। प्रीफर हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब अपना खुद एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक्टिविटी करेगा फिर सीखेगा। तुम एक ही चीज़ याद करो, एक्सपेरिमेंट या फिजिकल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, यही सब करके वो सीखता है। तो टीचर को भी एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके उसको सिखाना चाहिए उन बच्चों को, ताकि वो आराम से सीख सके। किनेस्थेटिक लर्नर जो होते हैं, है ना, उनको क्या होता है, उनको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वगैरह करके वो सीखते हैं अच्छे से, फिजिकल एक्टिविटी करके। फिर नेक्स्ट रीड राइट टाइप के लर्नर, जिनको क्या मैंने बोला, क्या वो नोट्स बनाएंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनको असाइनमेंट दो, वर्कशीट दो, वो अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। उनको टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद होता है। मेरे भी एक दोस्त था, उसको मतलब हम सब एग्जाम से पहले मतलब ऐसे बस रीडिंग करके चले जाते, लेकिन उसको ऐसे उस टाइम पे भी वो बैठ कर लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। वही बात है, उसको राइट करके लर्न करने में मतलब उसको पसंद आता है। मैं भी बहुत सारे ऐसे, जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, जैसे कोई एग्ज़ाम, तुम में से भी बहुत सारे बच्चे हो गए जो कि लर्न करते टाइम उनको लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे वो लर्न ही नहीं कर पाते हो, है ना। तो वो अच्छी आदत है, उससे क्या होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन में बहुत तेज़ीली चला जाता है इन्फॉर्मेशन, और वो देर तक याद रहता है राइटिंग से, है ना। तो भी रीड राइट टाइप के लर्नर होते हैं वो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, लर्निंग प्रेफरेंस का, जैसे वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हर हर एक का अलग होता है, टाइम के साथ भी बदलता है। तो टाइम के साथ बदल सकता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट बदल सकता है। इफ़ेक्ट करता है लर्निंग का स्पीड, स्पीड किसका किसमें मतलब होता है, कोई रीड करता रहता है 4-5 बार फिर भी याद नहीं रहता है, कोई एक ही बार रीड करके भी याद कर सकता है, डिपेंड करता है ना। तो कोई ऐसा होता है कि जो रीड करके याद नहीं कर पाता है, उसको वीडियो दिखा दो, आराम से उसी को याद कर लेगा, या फिर उसी को मतलब समझ लेगा, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा उसका। इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस से भी बहुत सारे मतलब लर्निंग प्रेफरेंस इफेक्टेड होता है। ये कौन से इन्फ्लुएंस होता है एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस से, जैसे अगर उसको पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसमें वो कोई लेक्चर देखा, उसको समझ नहीं आया, तो फिर वो लेक्चर देखना छोड़ देता है। उसको लगता है कि हाँ, मैं कोई दूसरे मेथड से, जैसे ऑडिटरी हो गया, मतलब ऑडिटरी से नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं विजुअल एनिमेशन देख के सीखूंगा, या फिर रीड राइट टाइप के लर्नर बन के कोशिश करूँगा, है ना। वही बात है। फिर रोल, टीचर का रोल क्या होता है इसमें, टीचर का रोल होता है वो मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड यूज करे, मतलब सब टाइप के। ऑडियो रहे अपने क्लास के दौरान, वो विजुअल यूज करे ताकि विजुअल लर्नर को भी मतलब सहायता हो। ऑडियो रहे, ऑडियो से क्या होगा कि ऑडियो टाइप के जो लर्नर है उनको फिर नोट्स के माध्यम से भी प्रोवाइड करे, तो जो रीड राइट टाइप के लर्नर, इधर रीड एंड राइट भी लिखना था, रीड राइट टाइप के लर्नर को भी सहायता हो। फिर एक्टिविटी बेस्ड जैसे किनेस्थेटिक लर्नर है उनको भी मदद हो। तो आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल प्रेफरेंस, सबके इंडिविजुअल प्रेफरेंस, बच्चे को कवर करो पूरा, सबको कंबाइन करके पढ़ाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में क्या आया, प्रोमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको शामिल करना है ना, सब टाइप के लर्नर को सपोर्ट करना है और उनको पढ़ाना है, एनकरेज करना है। इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करो। कैसे आउटकम इम्प्रूव होगा, अगर सब बच्चे को समझ गया आया, सब बच्चे को समझ में आएगा तुम जो पढ़ा रहे हो, जैसे सब मेथड यूज कर रहे हो, विजुअल, ऑडियो, एक्टिविटी, है ना, पार्ट बाय पार्ट यूज कर रहे हो, तो इससे आउटकम भी अच्छा आएगा, बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे, है ना, समझ पाएंगे तो अच्छा रिजल्ट भी होगा, तो आउटकम अच्छा आएगा।
इससे क्या होगा, डिफ़िकल्टी जो होता है ना बच्चों को, लर्निंग डिफ़िकल्टी जो मैंने बोला था वो भी सॉल्व हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है वो। फिर एनकरेज स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट भी इसके दौरान एंगेज हो जाता है, क्योंकि अपने हिसाब से वो पढ़ रहा है ना, तो वो एंगेज हो जाते हैं उस पढ़ाई में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा यूनिट 3 है उसका भी लेक्चर बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।